सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, निगरान वज़ीर ख़जाना ने IMF मुआहदे पर चलने का ऐलान किया है, जिसके बाद रिलीफ मिलने की सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया है। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने सेनेट कमेटी से बात करते हुए कहा कि मौजूदा IMF प्रोग्राम पिछली हुकूमत से विरसे में मिला है, जिस पर बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। मईशत की हालत तवक्को से बढ़कर ख़राब है, जिसमें रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी बालफाज दीगर आवाम को ऐसे ही जीना पड़ेगा और महंगाई का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। अच्छा, मुल्क में महंगाई का तूफान है, आवाम को 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुमकिन नहीं है और नौबत यहां तक आ गई कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जमहूरियत में हमेशा जमहूर को नजरअंदाज किया गया है, हमेशा कौम को सख्त बाग दिखाए जाते हैं, वादे किए गए, दावे किए गए, दूध शहद की नहरें बहाने की बातें की जाती रही हैं। लेकिन आवाम के हिस्से में क्या आता है? भूख, प्यास, गुर्बत, बुनियादी सहूलियात से दूरी, महरूमियां और टैक्सेस के पहाड़। अशराफिया का बोझ भी गरीब पर डाला जाता है और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही तो होता आ रहा है। फिर इलेक्शन होंगे, फिर वादे होंगे, फिर बड़े बड़े दावे होंगे और फिर यही सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। प्रोग्राम आज मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा आयशा गुल साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हसन साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। हसन मुझे साहब, निगरान वज़ीर ख़जाना ने सारी जो जिम्मेदारी है वो पिछली हुकूमत पर डाली है। 13 जमातों की हुकूमत थी, 1.25 साल हुकूमत की गई। अब जारी बात है, मईशत की जो तबाही है, IMF से सख्त जो शराइत इसमें मुआहदा, ये सब कुछ आप सब लोगों की जो हुकूमत थी जिसकी जिम्मेदारी, अब जारी बात है आप कहेंगे हम तो इत्तेहादी थे, उनसे पूछा जाए, नून लीग वालों से पूछा जाए जो फ्रंट पर थे, तो क्या कहेंगे, कितनी जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं अपने ऊपर? तो बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक जिम्मेदारी का ताल्लुक है, उसका तयन बिल्कुल ज़रूरी है, होना चाहिए। कोई भी किसी पे ये इल्ज़ाम डाले या लगाए तो वो मुनासिब नहीं है। आप जो भी तरीक़ाकार आप समझें कि ये मुनासिब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाजिर है। हमने हमेशा उनके साथ बर्डन शेयरिंग की और कोशिश की कि हम इकट्ठे भी चलें और मुल्क को इन बहरानों से निकालें, क्योंकि जमहूरी कुव्वतें ही जो है वो बहरानों से निकालती हैं। और ये बुरे और सख्त वक्त और हालात जो हैं ये मुल्कों पे और कौमों पे आते रहते हैं, तो इनमें से लीडरशिप को भागना नहीं चाहिए। हम बिल्कुल भाग नहीं रहे, हमने उनके साथ एक इत्तेहादी हुकूमत का हमने साथ दिया। वज़ीर आज़म वो थे, वजारत खजाना उनके पास थी। हम ये नहीं कहते कि हम उसके जिम्मेदार नहीं है, हम बिल्कुल बराबर के जिम्मेदार हैं। लेकिन जो पॉलिसीज उन्होंने दी वो आए ना टीवी पे बैठे हैं डिफेंड करें, या उस पे अगर वो समझते हैं कि उसमें पीपल्स पार्टी जो थी उसकी वजह से हमारे ये हालात खराब हुए, हम वो जिम्मेदारी भी लेंगे। लेकिन बात तो उन्हें करनी चाहिए ना। वो जब एक वजारत वो आजादाना तौर पे खुद से चलाते रहे, वो मुआहदे करते रहे, IMF के साथ बातचीत डायलॉग्स करते रहे, किन शराइत पे उन्होंने लिए, वो सारी चीजें वही आगे बताएंगे ना। पीपल्स पार्टी उससे अगर कहे कि हम उनके साथ बैठते नहीं है या वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, जो बातें हुई हैं वो आगे कौम को बताएं तो सही। हम तो उस वक्त भी कहते थे कि हमारा चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, हमें कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी इन हालात से मुल्क को नहीं निकाल सकती। कोई भी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकता एक पॉलिटिकल पार्टी। हम सारों की ये जिम्मेदारी है और ये एक नेशनल इशू है, हमें सारों को बैठना चाहिए, सर जोड़ना चाहिए। उस वक्त बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने नहीं किया, और अगर अब हम आपस में भी ये चीजें जो बैठ के कौम के सामने नहीं लाएंगे तो फिर क्या हल निकलेगा, क्या रास्ता निकलेगा। आज अगर हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो उसके लिए भी हमें इकट्ठी कोशिश करनी चाहिए कि ये होना चाहिए। ठीक है आयशा साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। हमने देखा, हमने सुना कि PDM हुकूमत यही कहती रही कि जो हमने मुल्क को बचा लिया है। अब जो डॉक्टर शमशाद साहिबा मुआशी तबाही की जो इंतहाई भयानक तस्वीर पेश कर रही हैं, जो कि बिल्कुल सही कह रही हैं, जो सिचुएशन है वही बता रही हैं, आवाम का रद्द अमल भी आपके सामने है, तो आप कैसे देखती हैं इस पूरे सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए,
ये जो सूरत हाल है आजकल की, मैं समझती हूँ कि ये आज की सूरत हाल नहीं है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सूरत हाल नहीं है। इसमें बिल्कुल यानी जिन पार्टियों ने हुकूमत की है या आईपीपीज के साथ मुआहदे हुए और फिर उसको बरकरार रखा गया, और फिर उन आईपीपीज आज भी वो डॉलर रेट पे आपको बिजली वगैरह बेचते हैं, और फिर वो महंगी बिजली आप आवाम को देते हैं, और फिर जो है वो उसके ज़रिए से आप आवाम पर बार बार टैक्सेस में इजाफा करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग पीटीआई शामिल है। और आपने बात की कि पीटीआई के बारे में कहा गया, तो ये जो लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट है ये हमने असल में पीटीआई के टाइम में सुना, क्योंकि पीटीआई वो पार्टी है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में उसने 10 साल हुकूमत की, तो उसको डिफ़ॉल्ट पर ले आया, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि श्रीलंका उसको बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि किसी भी डोनर ने उसको कर्जे देने बंद कर दिए थे। 83 अरब रुपए से 1000 अरब रुपए तक खैबर पख्तूनख्वा का कर्जा लेकर गए। और सूरत हाल ये है कि मैं तो चीफ जस्टिस साहब से कहती हूँ कि आप वैसे तो चेयरमैन पीटीआई के खाने का पूछते हैं, मेन्यू का पूछते हैं कि देसी घी में देसी मुर्गी खिलाई जा रही है या एयर कूलर है या नहीं है, लेकिन आप जो है उनसे ये जो 10 साल हुकूमत की और ये 1000 रुपये कर्जा लिया, तो ये जो बटाग्राम में जो डोली लिफ्ट में लोग फंस गए थे, और ये डोली लिफ्ट में आज भी सफ़र करते हैं क्योंकि पुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, क्योंकि और वहाँ पे हमारे बच्चे और ख़वातीन जो हैं, पर्दादार ख़वातीन, वो रस्सियों से लटक कर जो है वो दरिया को अबूर करते हैं। और फिर वहाँ पर हस्पताल के नाम पर बटाग्राम में एक कमरे का, मिट्टी के कमरे का एक हस्पताल है। तो चीफ जस्टिस साहब, ये आप क्यों नहीं पूछते पीटीआई चेयरमैन इमरान अहमद नियाजी को बुलाकर कि ये आपने उसका क्यों नहीं पूछते कि आप बटाग्राम में ये सूरत हाल क्यों है, खैबर पख्तूनख्वा में ये सूरत हाल क्यों है। दूसरा ये है कि ये जो आपने डैम्स फंड के लिए पैसे जमा किए थे, जो कि आज पाकिस्तान इस एनर्जी क्राइसिस में है, तो वो डैम फंड्स के वो कहाँ चले गए, वो किधर खर्च हुए, डैम बनाने पर खर्च हुए या नहीं हुए। और जो आपने फ्लड रिलीफ के नाम पर 500 अरब रुपए लिए थे, वो 500 अरब रुपए बकौल इनके, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें दिए गए थे, तो वो किधर चले गए। और जो इनके दौर में फाटा सेक्रेटेरिएट, फाटा जब मर्ज हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, तो 3000 गाड़ियां जो हैं वो फाटा सेक्रेटेरिएट से गायब हो गई पीटीआई के दौर में, वो किधर चली गई। फाटा के लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए फंड्स, तो मैं समझती हूँ कि देखें, बात यह है कि कर्जे लिए गए, कर्जे जो है चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाते क्यों नहीं हैं, कटहरे में खड़ा क्यों नहीं करते, इंक्लूडिंग पीटीआई, कि कर्जे अगर आपने लिए तो किधर खर्च किए, और आईपीपीस के साथ जो आपने मुआहिदे किए, क्यों आपने इस मुल्क को आईपीपीस पर चलाया। इस मुल्क को तो हाइडल पे होना चाहिए था, इस मुल्क को तो अल्टरनेटिव और रिसोर्सेज पे होना चाहिए था। तो ये जो इस मुल्क पे मैं समझती हूँ कि इस मुल्क का इस वक्त हल ये है कि इस मुल्क को सोलर पर टोटली कन्वर्ट कर दिया जाए, इसको डाल दिया जाए, और सोलर पैनल्स के लिए हुकूमत जो है वो आसान कर्जे दे, सोलर पैनल्स सस्ते कर दे। इससे आपका जो ये गिले शिकवे ही हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे इस निज़ाम के बारे में, क्योंकि हम सबको मालूम है कि आयशा, चले वक्त की कमी में आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ठीक है जी, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। आयशा, हसन साहब की तरफ जाना चाहूँगी। हसन साहब, जी आयशा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। हसन साहब, ये डॉलर आज एक नई बुलंद सतह पर आ गया है, और वजह सारी सामने है, बड़ी सिंपल सी कि डॉलर की मांग जो सप्लाई से ज़्यादा है, रुपये पर एतमाद कम हो रहा है। डॉलर हम देख रहे हैं कि आने के अगर देखा जाए दो ज़राए होते हैं, या तो बरामदात या फिर बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनकी जो भेजी गई रकम है वो, और अफसोस के साथ कहूँगी दोनों ही हम देख रहे हैं कि गिरावट का शिकार हैं। तो क्या कोई मौजज़ा ऐसा हो कि डॉलर को लगाम दी जा सके? क्या आगे फिर हम देखते हैं कि मज़ीद ये ऊपर जाता चला जाएगा? क्या देख रहे हैं इसे? मैं तो समझता हूँ कि जिस वक्त आपके मुल्क के अंदर एक बेयकीनी की सूरत हाल होगी, उस वक्त कभी भी आपकी इकॉनमी स्टेबल नहीं हो सकती। आपकी इकॉनमी को स्टेबल होने के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि आप 90 डेज में आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाओ, ताकि एक गवर्नमेंट के पास कोई 5 साल का मैंडेट हो, और वो उसका लिए कोई रोड मैप दे, कोई उस पर लोगों को ऑन बोर्ड करे, लोगों को बिठाए, लोगों से बातचीत करके उसका हल निकालने की कोशिश करे।
दूसरी तरफ आप अगर देखें, हमारे साथ अफगानिस्तान है और उसकी जो जुग्राफियाई सूरत हाल ये है कि वहां पे मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज्यादा स्मगलिंग है। मुझे फर्टिलाइजर का पता है कि फर्टिलाइजर भी स्मगल हो रहा है, यूरिया हमारा बाहर जा रहा है, हमारी गंदम स्मगल हो रही है, हमारी चीनी स्मगल हो रही है। और मैं समझता हूँ कि डॉलर्स भी जो हैं यकीनन वो स्मगल होते होंगे और वो दूसरे ममालिक में जाते होंगे। इसके लिए हमें अपनी पॉलिसीज जो हैं वो बड़ी वाज़िया होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। हम कोशिश करें कि अपनी लोकल जो है वो अपना ज़र मुबादला बचाएं, लोकल यूज जो है हमारा वो बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें उसी सूरत मुमकिन है जब एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी। हम तो देखें 3.5 साल तक पीटीआई की गवर्नमेंट रही, आज वो जवाबदेह नहीं है। 15 माह के अंदर जो हुकूमत आई और जिसने ये पूरी कोशिश भी की, आज वही हर चीज की जवाबदेह है। वही सारी चीजें जो हैं, जो एग्रीमेंट्स किए आईएमएफ के साथ पीटीआई गवर्नमेंट ने, और जो मुआहदे किए, फिर उनसे इनहराफ किया, फिर वो सारा कुछ जो है वो एक डिस्टर्ब हुआ और इस गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात हुई। इस गवर्नमेंट ने जब आईएमएफ की तरफ रुजू किया तो उन्होंने सख्त शराइत। अच्छा सॉरी, मैं हसन साहब आपकी बात काट रही हूँ, मेरी बात सुने। देखें अभी जब आप लोगों की हुकूमत आई थी 2008 में पीपल्स पार्टी की, आप लोगों ने अपना टेन्योर मुकम्मल किया था, चाहे वज़ीर आज़म मतलब वज़ीर आज़म चेंज हुए थे, तब्दील हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं नून लीग की जब हुकूमत आई थी, फिर 2018 में पीपल्स उनकी पीटीआई की हुकूमत आई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, टेन्योर मुकम्मल भी किया जाए। खैर ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब गई तो फिर ये 13 जमातों की 16 महीने की जो हुकूमत आई सबकी, लेकिन जिससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत नून लीग के पास जाती है, नून लीग की हुकूमत जब खत्म होती है टेन्योर पूरा करके तो 18 में पीटीआई की हुकूमत आती है। लेकिन जिसने टेन्योर मुकम्मल भी किया, आने वाले ने यही कहा कि पिछले वाले करके चला गया तो हम तो उसको ठीक करने में लगे हैं। जिम्मेदारियां कभी भी कोई नहीं लेता, पिछले पे जिम्मेदारी फेंक दी जाती है। आप ये लम्हा फिक्री है। आप ये समझती हैं कि जब 2008 में हमारी गवर्नमेंट आई, उस वक्त इस मुल्क के अंदर बिजली का बहरान था, उस वक्त इस मुल्क के अंदर आटे का बहरान था, उस वक्त इस मुल्क के अंदर चीनी का बहरान था, यहाँ तक कि हमारे दादी 6 माह में हमें छोड़ गए थे कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है और हम उसके हिस्सेदार नहीं हैं। उन्होंने हमें छोड़ा, अपोजिशन में बैठे और अपोजिशन में बैठ के इस तरह अपोजिशन की उन्होंने कि रोज कभी वजीर आला साहब पंजाब जो थे वो मीनारे पाकिस्तान पे उन्होंने कैंप लगाया होता था, वहां बैठ सर आपकी हुकूमत से पहले मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत जो था वो उसमें तरक्की हुई थी। स्टील मिल जो बाद में उसकी सूरत हाल आपके सामने थी, स्टील मिल तक पैसे कमा रही थी। हमने तो पॉवर्टी को खत्म करने के लिए इकदाम किए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। बहरहाल मुशर्रफ साहब का दौर था वो तरक्की याफ्ता दौर था, तरक्की हुई थी उस दौर में, मईशत भी बेहतर थी, इस पे कोई दो राय नहीं है। आयशा मैं आपकी तरफ आती हूँ। आयशा अब ये जी हसन साहब जी आप बात मुकम्मल कर लें। जी मेरी गुजारिश करने का मकसद ये है कि मैंने जी प्लीज कर लें बात मुकम्मल। आप कह रही हैं कि तरक्की थी उस वक्त, मैं कह रहा हूं कि उस वक्त आटे का यानी आप कह रहे हैं जब आपको मिला था 2008 में तो तरक्की नहीं थी, बहरान था चीजों का। जी चीनी नहीं थी उस वक्त। आपकी जो जुग्राफियाई सूरत हाल थी, आपको इमदाद मिल रही थी, आपको लोग खैरात दे रहे थे, वो दिन अच्छे गुजरे। लेकिन 2007 में जब वो हुकूमत गई, उस वक्त क्या कौम आटे की लाइनों में नहीं लगी हुई थी? ये चीज तो बतानी चाहिए ना। कौम आटे की लाइनों में थी। हमारी गवर्नमेंट ने आके अपने काश्तकार को फैसिलिटेट किया, उसको इंसेंटिव दिया। हमने गंदम का बहरान खत्म किया, हमने चीनी का बहरान खत्म किया, इवन के हम बिजली पर भी काबू पा सकते थे। चलिए आगे की बात करते हैं ना। चलिए हसन मुर्तज़ा हम पीछे की बात किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आगे के हम 2008 की बात कर रहे हैं, हम अब आगे चलते हैं, हम 2008-9 से जरा आगे निकलते हैं। अब ये 2023 है, इंतखाबात 2024 तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या खुदा न खासा उससे भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि अब कुछ लोग आप जैसे सियासतदान टीवी पे बैठ के ऐलान कह रहे हैं 25 भी आ सकता है जी, 24 भी चले, आप 24 की उम्मीद ना रखें, अप्रैल मई की, ये आगे भी जा सकता है। आयशा आपको क्या लगता है इंतखाबात कब तक होते नजर आते हैं? ये तो देखें इलेक्शन कमीशन अब देखेगी, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए एम्पावर किया है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो देखेगी सूरत हाल को
और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेरे ख्याल से वो ऑन बोर्ड भी ले रहे हैं, उनसे मुशावरत भी कर रहे हैं। तो सारे जो इख्तियारात हैं वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास है। और मैं समझती हूँ कि जो सेंसस हुआ है उसके ऊपर एक तो बहुत ज़्यादा एक तो एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं। जो सेंसस इन्होंने अप्रूव किया पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, क्योंकि उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए था कि वो जो एतराज़ात थे कि बलूचिस्तान की आबादी कम हुई, कराची की आबादी कम हुई और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी कम दिखाई गई, तो कम से कम वो एतराज़ात वो उसमें अपने नज़र में लेते और उसके बाद उसके ऊपर साइन करते उस सेंसस के ऊपर। अब जब उन्होंने साइन कर दिए हैं तो अब उनको ये भी देखना चाहिए था कि सीटें फिर क्यों नहीं बढ़ी। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अगर आबादी बढ़ी है तो फिर सीटों को भी बढ़ना चाहिए था, क्योंकि नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। तो ये सियासी जमातों का ये जिम्मेदारी थी, लेकिन उसको उन्होंने इग्नोर किया और फिर सेंसस उन्होंने अप्रूव किया और फिर इलेक्शन कमीशन अब जो है, मेरे ख्याल से ये एक प्रोसीजर है कि जब सेंसस अप्रूव होता है तो फिर हल्का बंदियाँ भी होती हैं। तो अब हल्का बंदियों में कितना टाइम लगता है, मैं तो समझती हूँ कि इस सारे प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए कि हल्के जो सूबाई और कौमी असम्बली की सीट्स हैं उनका भी इजाफा होना चाहिए, ताकि जब इलेक्शन हो तो कम से कम आवाम की प्रॉपर नुमाइंदगी तो हो। ये ना हो कि जो है वो एक सिर्फ खाना पूरी हो जाए, इलेक्शंस हो जाएं और आवाम के जो एतराज़ात हैं या आवाम की नुमाइंदगी है वो सही तरीके से ना हो। अच्छा, दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि डॉलर को किस तरीके से हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से आप, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में हम तो रोना रोते हैं कि क्लाइमेट चेंज में हमारा रोल इतना ज़्यादा नहीं है, वो ठीक है क्योंकि इंडस्ट्री हमारी बंद पड़ी है, लेकिन बात यह है कि हम जो फर्नेस ऑयल 80% पाकिस्तान का जो एनर्जी है, बिजली है, वो फर्नेस ऑयल से बनती है और फर्नेस ऑयल आपको स्टेट बैंक को खाली करके डॉलर्स सारे जो है वो बाहर दे के आपको इंपोर्ट करने पड़ती है फर्नेस ऑयल, और उसके ऊपर आईपीपीज आपकी बिजली बनाते हैं। दूसरा यह है कि इन्होंने बात की स्मगलिंग की, स्मगलिंग भी हो रही है। फिर हमारे शुगर मिल्स, जो महंगाई है उसमें हमारे शुगर मिल्स भी हैं, हमारा गंदम स्मगल हो रहा है, हमारी चीनी भी एक्सपोर्ट की जाती है। एक फिगर जो है वो कहते हैं, वो कहा गया कि 20 लाख टन जो है वो चीनी, जिनकी शुगर मिल्स हैं और जिन जिन की शुगर मिल्स हैं वो हमें मालूम है कि किन की शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने 20 लाख टन शुगर जो है चीनी उसको एक्सपोर्ट किया और फिर हुकूमत पाकिस्तान को ब्राज़ील से 1 लाख टन जो है, तकरीबन 1 लाख टन जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि मुल्क में चीनी जो है वो नहीं है। तो आपको वो तकरीबन 250 रुपये जो है फ़ी किलो पड़ती है। तो हमारे मुल्क में ज़िम्मेदार सिर्फ हुकूमत नहीं है, हमारे मुल्क में सब ज़िम्मेदार हैं, जो जिनकी शुगर मिल्स हैं, जिनकी आटा मिल्स हैं, जो आईपीपीज में सियासी अशराफिया के लोग मौजूद हैं, जो कि नहीं चाहते कि मुल्क जो है वो कोई चीप सस्ती एनर्जी पर जाए, उनका उसमें स्टेक है, आईपीपीज में उनके लोग मौजूद हैं। और मैं समझती हूँ कि जब आप कर्जे लेते हैं तो कर्ज़ों, मुझे जो गिला पीटीआई से है वो वही गिला मुझे बाकी सियासी जमातों से भी है कि जब आपने कर्जे लिए हैं तो कम से कम उन कर्जों से आप सोलर पे मुल्क को कन्वर्ट करें, और उस सोलर को आपको चाइना से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, ना आप बाहर से मंगवाएं। आप सोलर के कारखाने पाकिस्तान में कायम करें, वहाँ पर सोलर पैनल्स बनाएं। हमारे मेरे ख्याल से चाइना से तो हमारे ठीक है, सोलर के कारखाने फिर पाकिस्तान में कायम होने चाहिए। ठीक है आशा आ जा रहे हैं, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हसन मुर्जा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। हसन साहब, ये ज़रा सियासत की बात कर लेते हैं। जो एतजाज़ जैसे साहब ने सीईसी इजलास में शमूलियत इख्तियार की है, उससे बड़े तज्जिए तबसरे हो रहे हैं, बड़े सवालात उठाए गए हैं, जिसमें से एक बात ये की जा रही है हसन साहब कि शायद क्योंकि वो ज़मान पाक में पड़ोसी भी हैं, तो कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान वो किसी ब्रिज या मीडिएटर का किरदार अदा कर सकते हैं, यानी दोनों पार्टी के दरमियान फासलों को कम कर सकते हैं। और ये बात इस बुनियाद पर की जा रही है शायद कि दोनों पार्टियां एटलीस्ट 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात चाहती हैं। तो एक जगह पर ये इकट्ठी खड़ी हुई हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हो। लेकिन आपको लगता है कि ये जो बातें की जा रही हैं, ये जो तबसरे किए जा रहे हैं, ये हकीकत में मबनी हैं या सिर्फ ऐसी क्या सराहियाँ हैं? देखें, इत्तेजाज साहब का सीईसी में जाना कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं थी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है, मरकजी रहनुमा है, और वो उनकी एक जिंदगी का एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गुजरा है, नहायत काबिल एहतराम है।
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सियासी जमात है, डायलॉग्स पे यकीन रखती है। ये कहना कि पीटीआई के साथ भी हम बैठ सकते हैं। हमने तो 79 के बाद बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने भुट्टो शहीद के कातलों के साथ बैठ के भी जमहूरियत की बहाली की जद्दोजहद की। यानी और आप लोग उनसे आने बात वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ सकते हैं, आप ये खबर दे रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि ये इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है कि अगर हम बैठ जाएं तो। आयशा, ये इन्होंने बड़ी एक अहम बात कर दी हसन साहब ने कि पीपल्स पार्टी बैठ सकती है, लिबरल पार्टी है और कुछ भी हो सकता है। और सियासत में बाकी कहा जाता है कि कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। कभी भी किस पे आपने माजी में तनकीद की हो, आगे जाके आप इकट्ठे भी हो सकते हैं। एक मौके पे आप सब एक पेज पर जब होते हैं तो आप इकट्ठे भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो कहा जाता है कि वो किसी से बैठने के लिए तैयार ही नहीं होते, उनका मिजाज कुछ इस किस्म का है। तो पीपल्स पार्टी अगर बैठना चाहे फ्यूचर में उनके साथ, तो वो भी फिर यही सोचेंगे। जी बिल्कुल, ये हकीकत है कि जिस तरीके से पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके खिलाफ ये लोग मैदान में आए, जिनके खिलाफ ये एक पार्टी बनी, तो वो ये हमेशा से ये समझते हैं, एक मतलब वर्कर्स, ये एक नफ़रत है उनके जहन में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़। और वो पाकिस्तान की जो तबाही का ज़िम्मेदार है वो उनको समझते हैं। जो बाकी जो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, वो इनको समझते हैं। और केपीके में भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है उनके लिए, वर्कर्स जो है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा वोट देना किसी, अगर वो बैठें भी तो वर्कर्स जो हैं मेरे ख्याल से उनकी इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है कि वो नहीं देंगे किसी को और को वोट। मुझे नहीं लगता, ये उनकी एक जहनीत है जो मुझे लगता है कि ऐसा होगा। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो कुछ जमातें जो इलेक्शन से भाग रही होती हैं, इसकी वजह क्या समझ आती है? हम देख रहे हैं जी, पीपल्स पार्टी तो बड़ा इस बात पे अब जोर भी दे रही है, बाकायदा एक दो टुक मौक़िफ़ सामने रख रही है। फिर कल ये जो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी के वफ़द की, कल फैसल कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसल करीम कुंडी साहब। तो उनसे भी हमने पूछा कि क्या मुलाकात हुई, तो उन्होंने क्लियरली ये नहीं बताया कि जवाब क्या मिला। उन्होंने अपना बता दिया कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए इंतखाबात, आइन बड़ा क्लियर है, बड़ा वाजे है। तो ये जो पार्टियां इलेक्शन से भाग रही होती हैं या क्लियरली एक दो टोक मौक़िफ़ को सपोर्ट नहीं कर रही होती कि जी 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए, तो क्या वजह समझ आती है, क्यों वो इलेक्शन से भाग रही होती हैं पार्टी? देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि कोई भी सियासी जमात जो है उसकी मंजिल जो है वो पार्लियामेंट होती है, और पार्लियामेंट पहुंचने के लिए मां सिवाय इंतखाबात के बाकी सब चोर रास्ते हैं। और कोई भी सियासी जमात का इलेक्शन से भागना, मैं समझता हूं कि वो समझ से बालातर है कि वो क्या कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है कि वो सारी उम्र जद्दोजहद करती रहेगी। देखिए, पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट में कानून साजी होगी, पार्लियामेंट से ही लोगों को रिलीफ मिलेगा, पार्लियामेंट के जरिए ही मुल्क को चलाया जा सकता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं, आपकी इजाज़त से, वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक पे जाना है। हसन मुर्तज़ा साहब और आयशा गुल अली साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाकातुगी ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे इरफान कादिर साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि नैब तरामीम में कुछ ऐसा बुरा था जिसने अदालत के दरवाजे खोले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नैब कवानीन के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, ये पहली बार नहीं, चीफ जस्टिस पहले भी नैब तरामीम केस को अहम करार दे चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इस केस का फैसला वो अपनी रिटायरमेंट से पहले सुना देंगे। चीफ जस्टिस अगले महीने की 16 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और नैब तरामीम के जरिए बहुत से जो सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने फ़ायदा उठाया, जिनमें शहबाज शरीफ साहब,
आसिफ अली जरदारी साहब, हमजा शहबाज साहब, राजा परवेज अशरफ साहब और शौकत तरीन साहब शामिल हैं। इन तरामीम की बदौलत 90% नैब केसेस खत्म हो गए, जिनमें कई हाई प्रोफाइल केसेस भी शामिल थे। अच्छा, 50 करोड़ से कम के जो मुकदमात है वो वापस लेने पर भी काफ़ी तनकीद हुई। अगर देखा जाए तो ना सिर्फ सियासी बल्कि अदालती एतबार से भी ये खासा इंटरेस्टिंग दिलचस्प केस साबित हो सकता है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब अभी मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। इरफान साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जो नैब तरामीम का फ़ायदा जिन्होंने उठाया, तो क्या लगता है कि जो तरामीम का फ़ायदा उठा चुके हैं, जिनकी एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है, उन सबके लिए हम कह सकते हैं कि खतरे की घंटी बज चुकी है? देखें, किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया, इतना देर लगी है सारी चीज़ में। आज सुना है 50वीं हेयरिंग थी इसी मामले में। ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है कि ये लेजिस्लेशन पे अपनी राय बीच में देना शुरू कर दें। यहाँ अगर तो लेजिस्लेशन कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो तो और बात है, वो बादियुन नज़र में एकदम पता चल जाता है। लेकिन ये इस तरह की हेयर स्प्लिटिंग कर करके कोशिश करना, ढूंढना कि उसमें क्या चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है, तो ये तो बजाते खुद ग्राउंड थी कि अब तक ये केस जो है इसको डिसमिस कर देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। और ये जो बार बार कहा जा रहा है फ़ायदा उठाया, कोई फ़ायदा किसी ने नहीं उठाया। इनको अदराक ही नहीं है इन प्रोविजंस का। ये फ़ायदे वायदे की इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये तो ये जो तरामीम आई हैं ये PTI के दौर में भी आई हैं, PTI के दौर के बाद भी आई हैं और ये तवातर के साथ आती रही हैं। और ये क्लैरिफिकेटरी तरामीम है। इसमें मसलन जिन लोगों का करप्शन से दूर दूर का वास्ता नहीं है, जिनको इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर दिया जाता था, फॉर एग्जांपल एक शख्स ने किक बैक्स ही नहीं लिए, एक शख्स ने एक इम्प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग अगर की भी है तो उस पर तो क्रिमिनलिटी अट्रैक्ट नहीं होती। एक शख्स का अगर टैक्स का मामला है तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड लॉज हैं। एक शख्स का अगर SCCP का मामला है तो वो भी स्पेशलाइज्ड लॉज हैं। इसलिए इसमें यह कहा गया कि जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ पे डील होंगे। ये जो नैब का कानून है, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है, ये एक जनरल लॉ है करप्शन के लिए, लेकिन इसमें जो स्पेशलाइज्ड किस्म की जो ऑफेंसेस हैं वो इसमें नहीं आते। गो के इसमें एक प्रोविज़न है सेक्शन 3 जिसका कि एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है, लेकिन नैब कभी भी उस ओवरराइडिंग इफेक्ट के ज़रिए वो वाले मामला नहीं लेती थी जहाँ पे कि ज़्यादा पैराफर्नीलिया उनके पास ज़्यादा वेल इक्विप्ड है। मैं आपको बताता हूँ कि नैब की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो कितने हैं, 1200-1400 लोग हैं। इसके बरक्स ये जो FBI रिलेटेड लॉज हैं वहाँ तो बहुत बड़ी मशीनरी है उनकी। इसी तरह FIA रिलेटेड केसेस हैं, इस तरह दूसरे केसेस हैं। तो नैब में तो आपने मेगा करप्शन केसेस ट्राई करने थे नेशनल लेवल पे, आप हर केस तो नहीं टेक अप करना था। तो इस तरह की जो कैटेगराइजेशन की गई, ये जो क्लैरिफिकेटरी लॉ है, इससे जब ये लॉ नहीं भी बना था तो लॉ को अप्लाई इसी तरह किया जाता था। ये सारी चीज़ें ये देख ही नहीं रहे। तो ये इस तरह से ये जो हम लोग हर बात पे पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, हर बात पे बताना चाहते हैं कि हमने जो मुंह से निकाल दिया वो बात ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, तोशाखाना केस के हवाले से सर बात कर लेते हैं इरफान कादिर साहब। तोशाखाना केस में जो सज़ा है वो मुअत्तल हुई है, लेकिन नाअहली अभी बरकरार है। तो जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, चेयरमैन PTA सियासत में हिस्सा लेने के अहल नहीं होंगे, क्या ये दुरुस्त है? ज़रा आसान अल्फाज में समझा दीजिएगा सबको। हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि तोशाखाना के केस में उन्होंने उनकी जो सेंटेंस है वो इस हद तक सस्पेंड की है कि अब वो पाबंदे सलासल उस केस में नहीं रहेंगे। ठीक है। लेकिन जहाँ तक कन्विक्शन है उस पर कोई अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। मैं समझता हूँ आप ठीक कह रही हैं और हकीकत भी यही है कि ये फैसला जो चूँकि मेरिट्स पे उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि चूँकि इसमें सज़ा कम थी लिहाजा हम इसको मुअत्तल करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जहाँ कहा गया है कि अगर सज़ा कम हो तो उसको मुअत्तल कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा इरफान कादिर साहब, एक और सवाल जो मेरे जहन में आया, बल्कि बहुत से लोगों के जहन में सवाल आता होगा कि फ़ैसला कैसा है, उस पर बहुत से लोग भी बहस करते हैं, तबसरा करते हैं, तज्जिया करते हैं। यहाँ पे एक अजीब सी कन्फ्यूजन ये कि लोगों को फ़ैसला समझ ही नहीं आ रहा होता और सब अपनी अपनी समझ के मुताबिक बहस कर रहे होते हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ होता है, जहाँ पे जज साहिबान के बारे में बाकायदा सर्वे करवाए जा रहे होते हैं, कौन इंसाफ देने वाला है, कौन इंसाफ देने वाला नहीं है। इस किस्म की जो चीज़ें हो रही होती हैं, जजिस को मुतनाज़ बनाया जा रहा होता है। इस पर मैं आपको कमेंट चाहूंगी। होता ही है जी कि जिन केसेस में बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे जो सेंटिमेंट्स हैं उनके सपोर्टर्स के और उनके मुखालफीन के वो टेम्पर्स बहुत हाई हो जाते हैं।
और उसमें फिर जजेस जो है वो भी इस चीज़ में, यानी इस जो तूफान जो चलता है आपस की नफरतों का, उसमें वो उसका फॉल आउट कई दफ़ा जजेस पे बहुत आता है। वो जिधर भी फैसला करें एक धड़ा ज़रूर उनके खिलाफ बातें शुरू कर देता है। तो वो एक हमारा मिजाज है कौम का। लेकिन जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इसमें एक ही पॉइंट था और उसी पॉइंट पे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया और दुरुस्त फैसला किया, और वो मेरिट्स को उन्होंने टच नहीं किया। और कोर्ट्स किया भी यही करते हैं कि ज़मानत हो या सस्पेंशन हो तो उसमें यूजुअली मेरिट्स को नहीं टच किया जाता, टू अ सर्टेन एक्सटेंट टच किया जाता है। लेकिन अगर आइडेंटिकल फैक्ट्स पे या उसी से मिलते जुलते फैक्ट्स पे अगर आपको जुडिशल प्रेसिडेंट्स मिल जाएं जमानत के या सस्पेंशन के, तो फिर सस्पेंशन भी कर दी जाती है और जमानत भी कर दी जाती है। ठीक है। अच्छा इरफान काजी साहब, एक और बहस ही हो रही है कि जी जो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है वो सदर के पास नहीं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास होता है। और ये जो आइन का आर्टिकल 244 है इसको बाकायदा बुनियाद बनाकर बड़ा क्लियर है जो कि 90 रोज में इलेक्शन पर जोर दिया जा रहा है। अगर ये इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर नहीं होते, फिर नई हल्काबंदी का मामला भी है जो कि नजर आ रहा है कि आगे जाते हुए दिखाई देते हैं। पीपल्स पार्टी भी बड़ा जोर दे रही है कि जी 90 रोज के अंदर अंदर होने चाहिए। अगर इन केस के नहीं होते, आगे चले जाते हैं, फिर कानून या आइन क्या कहता है? ये इलेक्शन कमीशन फिर जवाबदेह है क्योंकि फिर गैर आइनी अमल तो होगा। इलेक्शन कमीशन क्या फिर आइन तोड़ने का मुर्तकिब ठहरेगा? हमने पंजाब में भी देखा, केपीके की सिचुएशन भी आपके सामने। देखें, ये एक आइडियल सिचुएशन होती जो आइन में दी गई है कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएंगे, ये एक आइडियल सूरत हाल है। लेकिन अगर मुल्क जो है और सियासी पार्टियां जो हैं आपस में वो इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ इंतशार का शिकार है या वहाँ इंतशार फैला हुआ है आपस में और लड़ाई हो रही है और आपस में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, पार्लियामान बैठ नहीं रही, एक पार्टी जो है वो पार्लियामान को छोड़ के चली जाती है और वो कहती है कि हम पार्लियामान को बाहर से गिराएंगे, और फिर वो असम्बलियों को तहलील करते हैं और फिर अदालतों को कहना पड़ता है कि वो जो तहलील की गई थी वो गलत की गई थी, और हकीकत में इन लोगों को असेंबलियों में आके बैठ के ये मामले तय करने चाहिए। तो इस तरह की सूरत हाल अब नॉर्मल जो हमने क्रिएट कर दी है खुद ही। सबसे पहले तो ये है कि इलेक्शंस जो आइन तभी फॉलो होगा जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है आपस में मिलकर ये फैसला कर लें कि अब हमने आइन से इधर उधर नहीं होना। ये नहीं हो सकता कि अगर इलेक्शन कमीशन का एक रोल है डेट देने का तो वो सदर अपने हाथ में ले लें या सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले ले, या अगर कल को क्या कि सुप्रीम कोर्ट में इतने हज़ार केसेस पेंडिंग है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट अपना काम नहीं कर रही तो लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले करना शुरू कर देंगे, या सुप्रीम कोर्ट कहे जी पार्लियामान जो अपना काम उस तरह से नहीं कर रही जो कि आइन में दिया गया बाय द बुक, तो अब हम पार्लियामान बन जाएंगे। तो आपस में हमें सबको अपनी जो हदूद व क़यूद है उसका पास रखना पड़ेगा, एक दूसरे की डोमेन में हमें नहीं आना चाहिए। और अगर हम सही तरह से फंक्शन करें तो आपकी बात ठीक है कि इलेक्शंस बिल्कुल 90 दिन के अंदर होने चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से जैसे कि अब हालात हुए हैं, इलेक्शन अगर 90 दिन में नहीं हुए तो इलेक्शन फिर भी होंगे, और ये जो डिले है इसको आइन खुद कंडोन करता है। और आर्टिकल 254 में साफ तौर पे कह दिया गया है कि जब आइन किसी चीज़ की मुद्दत मुकर्रर कर देता है कि वो चीज़ इतने दिनों में या इस वक्त पे होगी, और अगर वो किसी वजह से ना भी हो सके तो वो फिर भी होगी, तो इलेक्शंस तो होंगे। ये अगर डिले हुआ है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आप चढ़ दौड़े हैं या कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्ट की है। हर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है वो सबवर्शन के या आइन को तोड़ने के मुतरादिफ नहीं होता। बहुत से सियासतदान अभी अलग टीवी पे बैठ के कह रहे हैं, आपने भी सुना होगा कि ये 24 के 25 तक जा सकते हैं इंतखाबात, यानी निगरान सेटअप तूल पकड़ जाएगा और अच्छा खासा तूल पकड़ जाएगा कि उनको लग रहा है शायद 25 तक चला जाए। तो क्या निगरान हुकूमत से हम उस तरह सवाल पूछा जा सकते हैं जैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट से पूछा जाए? बिल्कुल, निगरान हुकूमत जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, वो ये नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है चूंकि वो निगरान है। और जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट पाकिस्तान की कैबिनेट के फेडरल मिनिस्टर्स हैं। लिहाजा ये जो एक अबूरी ये जो सेटअप आया है, ये जब तक ये सेटअप है ये पूरी हुकूमत अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान का जो रियासत है उसको आप बगैर हुकूमत के नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, जितना इलेक्टेड गवर्नमेंट जवाबदेह है ये भी जवाबदेह है, इनसे बिल्कुल पूछना चाहिए। और ये इसीलिए आए हैं कि इन्होंने अगले 4, 5, 6 माह जो है काम करके भी दिखाना है, डिलीवर भी करना है।
ठीक है जी, इरफान कारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।